प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद आज प्रयोगवाद विषय पर अपना व्याख्यान लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रयोगवाद के कई आंतरिक विषयों को समाहित करते हुए हम आज प्रयोगवाद पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रयोगवाद के नामकरण पर बात करेंगे कि इसके नामकरण की सार्थकता क्या है। सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का प्रवर्तन हुआ, जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएं प्रयोगवाद, प्रतीकवाद, प्रपद्यवाद, रूपवाद, नई कविता आदि प्रदान की गई। ये इसके विकास क्रम की विभिन्न अवस्थाओं एवं दशाओं को सूचित करती हैं। यथा प्रारंभ में जबकि कवियों का दृष्टिकोण एवं लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, न्यूनता की खोज के लिए केवल प्रयोग की घोषणा की गई थी, तो इसे प्रयोगवाद कहा गया। इसी आंदोलन की एक शाखा ने स्वर्गीय नलिन विलोचन शर्मा के नेतृत्व में प्रयोग को अपना साध्य स्वीकार करते हुए अपनी कविताओं के लिए प्रपद्यवाद का प्रयोग किया। प्रपद्यवाद को प्रारंभिक अवस्था में नकेनवाद की संज्ञा से अभिहित किया गया। नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार तथा नरेश मेहता ने मिलकर अपने नामों के प्रथमाक्षर के आधार पर नकेनवाद का आविष्कार किया। दूसरी ओर डॉक्टर जगदीश गुप्त एवं लक्ष्मीकांत वर्मा ने इसे अधिक व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हुए नई कविता नाम का प्रचार किया। संप्रति नई कविता नाम का ही अधिक प्रचलन है, किंतु इसे भी एक अस्थायी नाम ही मानना चाहिए। यूँ काव्य क्षेत्र में प्रयोग सभी युगों में होते आए हैं, किंतु प्रयोगवाद शब्द केवल उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है जो कुछ नवीन बोधों, संवेदनाओं और इन्हें अभिव्यक्त करने के लिए नवीन शिल्प के साथ प्रथम तार सप्तक के माध्यम से प्रकाश में आई। प्रयोग इस युग के कवियों के लिए साधन अथवा माध्यम है, जिसके द्वारा वे विशेषकर ह्रासोन्मुखी मध्यम वर्गीय व्यक्ति के संत्रास, कुंठाओं आदि को व्यक्त करना चाहते हैं। इस दृष्टि से यह नाम सार्थक प्रतीत होता है। फिर है प्रयोगवाद का विकास क्रम। किस किस तरह की विकास यात्रा प्रयोगवाद ने तय की, इस पर यह बात है। प्रयोगवादी आंदोलन का प्रवर्तन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक 1943 के प्रकाशन से हुआ। आगे चलकर अज्ञेय ने क्रमशः दूसरा सप्तक 1951 में और तीसरा सप्तक 1959 भी संपादित एवं प्रकाशित किया। इन तीनों सप्तकों में 7-7 कवियों की रचनाएं संकलित हैं। अज्ञेय के प्रयासों से प्रेरित होकर नलिन विलोचन शर्मा तथा जगदीश गुप्त भी इस क्षेत्र में अवतरित हुए। नलिन विलोचन शर्मा ने अपने दो साथियों केसरी कुमार और नरेश को मिलाकर नकेनवाद, 3 व्यक्तियों के नामों के प्रथम अक्षरों के आधार पर की स्थापना की, जिसे दूसरा नाम प्रपद्यवाद भी दिया गया। वस्तुतः नकेनवादियों का यह प्रपद्यवाद अज्ञेय के प्रयोगवाद की स्पर्धा में खड़ा किया गया था आंदोलन था, जो परंपरा का विरोध करने, नूतनता की दुहाई देने तथा प्रयोग पर बल देने की दृष्टि से अज्ञेय से भी आगे था। इसने सिद्ध कर दिया कि असली प्रयोगवाद तो प्रपद्यवाद ही है, क्योंकि यह प्रयोग को ही साध्य मानता है, केवल साधन नहीं। सन 1954 से डॉक्टर जगदीश गुप्त ने नई कविता शीर्षक से अनेक अर्धवार्षिक संकलन प्रकाशित करवाए, जिनमें नए कवियों को प्रकाश में लाने के साथ साथ नई कविता के विभिन्न पक्षों पर भी विचारपूर्ण सामग्री प्रस्तुत की
इस प्रकार अब नई कविता का नेतृत्व केवल अज्ञेय के हाथ में ही नहीं रह गया, और लोग भी उनकी प्रतिस्पर्धा में खड़े हो गए हैं। तीनों सप्तकों के कवियों को जान लेना आवश्यक है। कौन कौन कवि हैं इन सप्तकों में? तार सप्तक के कवि हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण और रामविलास शर्मा। दूसरे सप्तक में हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। तीसरे सप्तक के कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन बादशायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि। फिर है प्रयोगवाद का लक्ष्य। छायावाद की ध्यासोन्मुखी दशा में अहंनिष्ठ घोर व्यक्तिवादी कविता द्वारा जिसका प्रारंभिक रूप प्रयोगवाद की संज्ञा से अभिहित हुआ और विकसित रूप नई कविता के नाम से का लक्ष्य अब कुछ निश्चित हो चला था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार उस लक्ष्य के 4 मूल तत्व हैं। पहला है नवीनता, अर्थात उसमें नवीन विषयों का वर्णन नवीन शैली में किया जाता है। दूसरा है मुक्त यथार्थवाद, अब तक जिस अश्लीलता, नग्नता और कामुकता का काव्य में बहिष्कार किया जाता था उसका चित्रण नई कविता में पूर्ण रुचि के साथ किया जाता है। तीसरा है बौद्धिकता, नया कवि भावात्मकता की अपेक्षा बौद्धिकता को अधिक महत्व प्रदान करता है। चौथा है क्षणिकता, इसमें चिरंतन एवं स्थायी भावनाओं एवं समस्याओं की अपेक्षा क्षणिक अनुभूतियों का आदर किया जाता है। नया कवि एक क्षण के आनंद की पूर्ण अनुभूति के लिए संपूर्ण जीवन के सुख साधनों को खो देना श्रेयस्कर समझता है। प्रपद्यवाद के 10 सूत्र हैं। प्रपद्यवाद भाव और व्यंजना का स्थापत्य है। प्रपद्यवाद सर्व स्वतंत्र है, उसके लिए शास्त्र या दल निर्धारित नियम प्रस्तुत है। प्रपद्यवाद महान पूर्ववर्तियों की परिपाटियों को भी निष्प्राण मानता है। प्रपद्यवाद दूसरों के अनुकरण की तरह अपना अनुकरण भी वर्जित समझता है। प्रपद्यवाद को मुक्तक काव्य नहीं स्वच्छंद काव्य की स्थिति अभीष्ट है। प्रयोगशील प्रयोग को साधन मानता है। प्रपद्यवादी साध्य, प्रपद्यवाद की प्रणाली दृग् वाक्य पदीय है। प्रपद्यवाद के लिए जीवन और कोश कच्चे माल की खान है। प्रपद्यवादी प्रयुक्त प्रत्येक छंद और शब्द का निर्माता है। 10वां है प्रपद्यवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। इन 10 सूत्रों के बाद 2 सूत्र और जोड़े गए। पहला है पद्य में उत्कृष्ट केंद्रण होता है और यही गद्य और पद्य में अंतर है। दूसरा है चीज़ों का एकमात्र सही नाम होता है। प्रयोगवाद में परंपरा को महत्व है और प्रपद्यवाद में परंपरा को महत्व नहीं दिया गया है। ये इनका एक अंतर है। इसके बाद हम प्रयोगवाद की सामान्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। प्रयोगवाद की प्रथम प्रवृत्ति है घोर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद। प्रयोगवादी कविता के लेखक की अंतरात्मा में अहंनिष्ठ इस रूप में बद्धमूल है कि वह सामाजिक जीवन के साथ किसी प्रकार के सामंजस्य का गठबंधन नहीं कर सकता। यह एक प्रकार से व्यक्तिवाद की परम विकृति में परिणति है। वैयक्तिकता का अभिव्यंजन आधुनिक हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विशेषता है। भारतेंदु द्विवेदी एवं छायावादी युग में वैयक्तिकता की प्रधानता रही, किंतु यह वैयक्तिकता समष्टि से सर्वथा
विच्छिन्न नहीं थी, उसमें उदात्त लोक व्यापक भावना थी। उदाहरण है, साधारण नगर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण, साधारण खान पान। भारत भूषण की ये पंक्तियाँ प्रयोगवादी कवि के गौर अहंनिष्ठ व्यक्तिवाद की पुष्टि करते हैं। दूसरी प्रवृत्ति है अति नग्न यथार्थवाद। जिस वस्तु को एक श्रेष्ठ साहित्यकार अरुचिकर, अश्लील, ग्राम्य और अस्वस्थ समझकर उसे साहित्य जगत से बहिष्कृत करता है, प्रयोगवादी कवि उसी के चित्रण में गौरव अनुभव करता है। अपनी अतृप्ति, कुंठाओं एवं दमित वासनाओं का प्रकाशन वे निसंकोच रूप में करते हैं। उदाहरण है, मेरे मन की अंधियारी कोठरी में अतृप्त आकांक्षा की वेश्या बुरी तरह खांस रही है। तीसरी प्रवृत्ति है निराशावादिता। प्रयोगवादी कवि अतीत की प्रेरणा और भविष्य की उल्लासमयी उज्ज्वल आकांक्षा दोनों से विहीन है। उसकी दृष्टि केवल वर्तमान पर ही टिकी है। यह निराशा के कुहासे में सर्वतः आवृत है। उसका दृष्टिकोण दृश्यमान जगत के प्रति क्षणवादी तथा निराशावादी है। उसके लिए कल निरर्थक है। उसे उसके दोनों रूपों पर भरोसा नहीं है। प्रयोगवादियों की स्थिति उस व्यक्ति की भांति है जिसे यह विश्वास हो कि अगले क्षण प्रलय होने वाली है, अतः वह वर्तमान क्षण में ही सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं। वे लिखते हैं, आओ हम उस अतीत को भूलें और आज ही अपनी रग रग के अंतर को छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। अगली प्रवृत्ति है बौद्धिकता एवं शुष्कता। प्रयोगवादी अनुभूतियों से प्रेरित होकर काव्य रचना कम करते हैं। अपने मस्तिष्क को कुरेद कर उसमें से कविता को बाहर खींच लाने का प्रयास अधिक करते हैं। वस्तुतः उसमें रागात्मकता की अपेक्षा विचारात्मकता अधिक होती है। फिर है भदेश का चित्रण। प्रयोगवादी कवियों ने अपनी अस्वस्थ और सौंदर्य चेतना एवं विकृत रुचि के कारण कुरूप, असुंदर एवं भद्दे दृश्यों का भी चित्रण रुचिपूर्वक किया है। यथा मूत्र सिंचित मृतिका के व्रत में 3 टांगों पर खड़ा नत गीर्व धैर्य धन गधा। वस्तुतः यह प्रवृत्ति अंग्रेजी की आधुनिक कविताओं में भी मिलती है, जिसका अंधानुकरण का प्रयास प्रयोगवादी कवियों ने किया। छठी प्रवृत्ति है साधारण विषयों का चयन। प्रयोगवादी कवि के पास कहने के लिए कोई बड़ी बात या कोई विशेष विषय नहीं है। अपने आसपास की साधारण वस्तुओं जैसे चूड़ी का टुकड़ा, चाय की प्यालियों, बाटा की चप्पल, साइकिल, वेटिंग रूम, होटल आदि को लेकर इधर उधर की कुछ कह देता है, वही इसके लिए कविता बन जाती है। वे लिखता है, बैठकर ब्लेड से नाखून काटें, बढ़ी हुई दाढ़ी में बालों के बीच की जगह छांटें। यह उदाहरण है साधारण विषयों से संबंधित। अगली प्रवृत्ति है वैज्ञानिक युगबोध और नए मूल्यों का चित्रण। प्रयोगवादी कवि ने आधुनिक युगबोध और वैज्ञानिक बोध के नाम पर मानव जीवन के नवीन मूल्यों का अंकन न करके मूल्यों के विघटन से उत्पन्न कुत्सित विकृतियों, त्रास, घुटन, यातना, द्वंद्व, निराशा, अनास्था, संदेह आदि का चित्रण किया है। यह कविता विज्ञान के केवल निषेधात्मक मूल्यों के चित्रण तक ही सीमित है। 8वीं प्रवृत्ति है राशोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण। प्रयोगवादी कविता राशोन्मुख मध्य वर्गीय समाज के जीवन के चित्र प्रस्तुत करती है। उसमें जिस व्यक्ति सत्य के संप्रेषण का व्रत लिया गया है, वह इसी समाज का अनुभूत एवं कटु यथार्थ है। अगली प्रवृत्ति है उपमान, प्रतीक, बिंबों की नवीनता।
प्रयोगवादी कविता में नूतन प्रयोगों को अपना लक्ष्य मानकर नए बिंबों, नए प्रतीकों, नए उपमानों, मुक्त छंदों और नई शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उदाहरण है, नए प्रतीक के रूप में वो प्यार का बल्लभ फ्यूज हो गया जैसे उदाहरण रखते हैं। नए उपमान के लिए प्रयोगवादी कवि लिखते हैं, ऑपरेशन थिएटर सी जो हर काम करते हुए भी चुप है। छंद, इस कविता में छंद के बंधन को स्वीकार न करके मुक्तक परंपरा को अपनाया गया है। यही लोकगीतों के आधार पर गीतों की रचना, कहीं कहीं नए प्रयोग भी किए हैं। भाषा, शब्द गढ़ने की प्रवृत्ति भी प्रयोगवादी कविता में पर्याप्त रही है तथा भाषाई प्रयोगों में आड़ी तिरछी लकीरों, त्रिभुजों, विराम चिन्हों और शब्दलोपी वाक्य विन्यास आदि के कारण भाषा नितांत वैयक्तिक एवं प्रभावहीन हो गई है। धन्यवाद।